अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड 9। 40 दिन पहले असवन ने धान की पनीरी बोई थी। अब पनीरी बिल्कुल तैयार थी। 4 मजदूर पनीरी उखाड़ उखाड़ कर उनकी गुच्छियां बांध कर रख रहे थे। असवंत उनके पास खड़ा था। दिलबर पास ही एक खेत में ट्रैक्टर चलाकर धान का खेत तैयार कर रहा था। खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। जब ट्रैक्टर खेत के कोने से मोड़ काटता तो बड़ी दिलकश लहरें बनती। ये लहरें खेत की पगडंडियों से टकराकर अपना वजूद खो देती। शाम तक दिलबर ने धान के 4 खेत तैयार करने थे। ट्रैक्टर मिट्टी गाड़ी से भरा ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर मिट्टी का बना हो। चाचा अनायत, शाम तक कितने किलो की पनीरी पुटी जाएगी? असवन ने चाचा अनायत से पूछा, जो पनीरी उखेड़ने में मसरूफ था। 3 किले की पनीरी पुटकर मैं उठूंगा, चाचा अनायत ने असवन को तसल्ली दी। बाबा जमाल कह रहा था, मेरा टोला रोज के 4 किले लाभ पनीरी लगाता है। दिलबर ट्रैक्टर से उतरकर असवंत और चाचा अनायत के पास आ गया और खाले के पानी से अपना मुंह धोने लगा। तुम फिक्र ना करो दिलबर पुत्र, 1 किले की पनीरी मैं सुबह पुट दूंगा। बाबे जमाल के टोले को वेला नहीं बैठने दूंगा, तुम परेशान ना हो। चाचा अनायत पुरज़म था। बाबे जमाल के टोले में 12 अफराद थे जो पनीरी लगाते थे। इन 12 अफराद में बाबे जमाल की बेटियां, बहू, पोते, पोतियां सब शामिल थे। मुंजी लगाने का इनका सीजन जून से लेकर अगस्त तक जारी रहता था। इन 3 माह में ये अच्छी खासी रकम कमा लेते थे। फिर 6 माह ये इसी कमाई से अपने घर का खर्चा चलाते थे। और कई मजदूर तो जिम्मेदारों से एडवांस रकम लेकर खा चुके होते। फिर उनको जिम्मेदारों के मनपसंद रेट पर पनीरी लगानी पड़ती। ये 3 माह धान के मजदूरों के बड़े मसरूफियात के दिन होते। हर रोज धान के मजदूरों के लिए जमींदारों के दरमियान खींचातानी जारी रहती। अब धान का सीजन शुरू हो चुका था। चौधरी रब नवाज ने भी धान लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। महंगे, अभी तक आया नहीं बाबा जमाल? चौधरी रब नवाज ने भी धान के 4 खेत तैयार कर रखे थे। चौधरी साहब, मैंने तो बाबे जमाल को आपका सुनिया कल ही दे दिया था, महंगे ने कहा। तो फिर बाबा जमाल आया क्यों नहीं? चौधरी रब नवाज का मूड खराब हो रहा था। चौधरी साहब, आपको तो पता है आजकल लाभों धान के खेत में पनीरी लगाने वाले मजदूर का तो सर खुरकन नहीं होता। असवंत ने भी मुंजी शुरू कर दी है। असवंत का नाम सुनकर चौधरी रब नवाज को गुस्सा चढ़ गया और उसने अपना गुस्सा महंगे पर उतारा। मैंने तुम्हारा सर जूते मार मार कर पोला कर देना है। अभी जाओ और बाबे जमाल को लेकर आओ। ठीक है चौधरी साहब, जो आपका हुक्म। महंगा जाने लगा तो बाबा जमाल आ गया। सुन भाई बाबा जमाल, मैंने पनीरी पटवा दी है, कल तुमने मेरी मुंजी लगानी है। चौधरी रब नवाज ने बाबा जमाल को आते ही ऑर्डर कर दिया। कल तो जी मैंने असवन की मुंजी लगानी है, बाबा जमाल डरते डरते बोला। असवन की 1 मुरब्बी है, मेरे 99 मुरब्बे हैं, मेरा और असवन का क्या जोड़? चौधरी रब नवाज के लहजे में तकब्बुर नुमाया था। असवन ने भी पनीरी पटवाई हुई है, कल उसकी मुंजी ना लगी तो उसकी पनीरी खराब हो जाएगी। उसकी पनीरी तो हमने खराब करनी है। शहबाज भी मूछों को ताव देते हुए आ गया। कल अगर मेरी मुंजी ना लगी तो मेरी पनीरी खराब हो जाएगी। चौधरी रब नवाज ने बाबा जमाल को खबरदार किया। चौधरी साहब, आप पनीरी पटवाने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। अब चौधरी रब नवाज तुमसे पूछेगा? कल अगर मेरी मुंजी ना लगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी, तुमसे बुरा तो पहले भी कोई नहीं, बाबा जमाल ने दिल में कहा। रहमते, मेरा तंबाकू नहीं मिल रहा, कहाँ रखा है? इमदाद अली हुक्का पकड़े किचन में रहमते के पास आ गया, जो चूल्हे के पास बैठी हंडिया पका रही थी। अंदर स्टोर में पड़ा है, तुम तो तंबाकू की बू दूर से ही सूंघ लेते हो, रहमते बेजारी से बोली। मैंने तो सारा स्टोर छान मारा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। स्टोर में ही रखा है, खाद के टोकरे में। इमदाद अली वापस स्टोर में गया तो असवंत और दिलबर आ गए। माँ जी, जल्दी से रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी है। असवंत बेताब हो रहा था। बस थोड़ी देर सब्र कर लो पुत्र, आज मैंने तुम्हारी पसंद की चीज पकाई है। गंदला दा साग ते मक्खन मकई, रन के ले आई या मैं सजन दे लई। दिलबर ने साथ ही गाना शुरू कर दिया। पुत्र दिलबर, मेरी बीवी रहमते है, नगमा नहीं जो मेरे लिए गाना गाएगी। इमदाद अली हाथ में तंबाकू पकड़े किचन में आ गया। इमदाद अली का ये पसंदीदा गाना था जो नगमा और हबीब पर पिक्चराइज हुआ था। ताया जी, मेरी ताई नगमा से कम भी नहीं है। दिलबर भी कहाँ चुप रहने वाला था। तुम तो हमेशा अपनी ताई ही की साइड लेते हो।
पुत्र, मुंजी शुरू कर रहे हो आज? इमदाद अली ने असवंत से पूछा। अब्बा जी, आज 4 किले मुंजी लग जाएगी। 3 किलो की पनीरी मैंने कल ही पुटवा दी थी। 1 किले की पनीरी चाचा अनायत आज पुट देगा। असवंत और इमदाद अली सहन में आकर बैठ गए। पुत्र, चौथे किले की पनीरी ना पुटवाना, मैं तुम्हारी मुंजी नहीं लगा सकता। बाबा जमाल ने सहन में कदम रखते ही असवंत को खबरदार किया। बाबा जमाल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने पनीरी पुटवाई थी। आज अगर मेरी मुंजी ना लगी तो मेरी सारी पनीरी खराब हो जाएगी। असवंत बाबा जमाल की बात सुनकर परेशान हो गया था। पुत्र, मुझे चौधरी रबनवाज ने धमकी लगाई है, अगर मैंने तुम्हारी मुंजी लगाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चौधरी रबनवाज की ये मजाल? असवंत का चेहरा गुस्से से तन गया। ठीक है जमालदीन, तुम जाओ, जाकर चौधरी रबनवाज की मुंजी लगाओ। इमदाद अली की बात सुनकर बाबा जमाल चला गया। मगर अब्बा जी, मेरी तो सारी पनीरी खराब हो जाएगी। असवंत गुस्से से तिलमिला रहा था। मैं गफूरे और वारिस को कह दूंगा, वो तुम्हारी मुंजी लगा देंगे। उन दोनों के टोले भी रोजाना 4 किले मुंजी लगा लेते हैं। वारिस का टोला तो मुंजी भी संगनी लगाता है। इमदाद अली ने असवंत को ठंडा किया। अब्बा जी, आप कब तक चौधरी रबनवाज के आगे झुकते रहेंगे? पुत्र, झुकी हुई शाह पर फल ज्यादा लगता है। आजकल शाहिद की माँ की बड़ी हिदमतें हो रही हैं, ये क्या चक्कर है? फरीदा ने यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठते ही हिना से पूछा। कोई चक्कर नहीं, बुजुर्गों की खिदमत करके मुझे वैसे ही खुशी महसूस होती है। हिना कुछ शर्माई और घबराई हुई थी। सदके जाऊं तुम्हारी खुशियों के, तुमको म्यू हॉस्पिटल में नर्स ना लगवा दूं, करती रहना वहां बुजुर्गों की खिदमतें। फरीदा, मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ। हिना ने अपना लहजा कुछ करख्त किया ताकि फरीदा ज्यादा फ्री ना हो। हाँ, मुझे पता है तुम इस वक्त रोमांटिक मूड में हो। फरीदा पर हिना के सख्त लहजे का कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, बकवास बंद करो, ये बताओ क्या खाओगी? हिना ने मौजू बदलने की कोशिश की। समोसे मंगवा लो। फरीदा को समोसे बड़े पसंद थे। यूनिवर्सिटी कैंटीन के समोसे तो वैसे ही बड़े मशहूर थे। हिना ने समोसों का ऑर्डर दिया तो 2 प्लेटों में गर्मा गर्म 4 समोसे उनके सामने पड़े थे। शाहिद की वालदा बड़ी नफीस खतून हैं, मुझे तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। फरीदा समोसों वाली प्लेट चट करके बोली। शाहिद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हिना ने शर्माते हुए फरीदा से पूछा। शायद में तुम ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही? फरीदा ने हिना के दिल का चोर पकड़ लिया। तुम तो मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब लेती हो। हिना खफा होने लगी। तो फिर सीधा मतलब बता दो, मेरी बेस्ट फ्रेंड को इश्क विश्क तो नहीं हो गया? फरीदा, अल्लाह के वास्ते मेरा दिमाग ना खाओ। हिना ने फरीदा के आगे हाथ जोड़ दिए। अच्छा, नहीं खाती तुम्हारा दिमाग तो मुझे पकोड़े खिला दो। समोसे खाकर तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा? बड़ी पेटू हो तुम, खा खाकर मोटी हो जाओगी, फिर तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं आएगा। तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी के किसी लड़के की बीमार माँ ढूंढ लूंगी। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, अब पकोड़े मंगवा लो यार। मैं तुमको अब एक टॉफी भी ना लेकर दूं? मैं टॉफी नहीं, अब तुम्हारी शादी के लड्डू खाऊंगी। फरीदा की बच्ची, कैंटीन में बैठकर इस तरह की बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? शाहिद और जेदी कैंटीन में आए तो उनकी नज़र हिना और फरीदा पर पड़ गई। शाहिद और जेदी उनकी टेबल पर ही आ गए। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? शाहिद हिना के पास खड़ा बैठने की इजाज़त मांगने लगा। आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? आपकी जगह तो इनके दिल में बन चुकी है। फरीदा ने शाहिद को बैठने का इशारा किया। आप खा चुकी हैं या अभी खाना है? शाहिद ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। समोसे खा लिए हैं, अब पकोड़ों की तमन्ना है, फरीदा बोली। पकोड़े मेरी तरफ से, शाहिद ने ऑफर की। और चटनी मेरी तरफ से, जेदी फरीदा के पास बैठते हुए बोला। जितनी बंदे की औकात होती है वो उतनी ही ऑफर करता है। फरीदा ने जेदी पर फप्ती कसी तो हिना ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी। मिस फरीदा, मैं आपको पुलाव भी खिला सकता हूँ। वो पुलाव यकीनन ख्याली होगा। फरीदा ने भी जेदी को लाजवाब कर दिया। फरीदा, अल्लाह के लिए किसी को तो बख्श दिया करो। हिना चुप न रह सकी। बख्शने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, मैं तो गुनाहगार बंदी इस काबिल कहाँ। फरीदा को तो जुमलों का इल्हाम हो रहा था। फिर जब पकोड़े टेबल पर आए तो सबने पकोड़ों पर हाथ साफ करने लगे। जेदी के हाथ कुछ ज्यादा ही तेज चल रहे थे। आराम से खाओ, पकोड़े पहली दफा देखे हैं। फरीदा ने फिर जेदी पर चोट की।
गर्मा गर्म पकोड़ों से मुंह ना जला लेना। शाहिद भी जेदी को इस तरह पकोड़े खाते देखकर चुप न रह सका। पकोड़े गर्म ही अच्छे लगते हैं। जेदी पकोड़ा मुंह में डालते हुए बोला। वाह जी वाह, ये तो मुझे आज ही पता चला है। फरीदा फिर बोली। फरीदा, अल्लाह के लिए बख्श दो बेचारे को। हिना को आखिर जेदी के दिफा में बोलना ही पड़ा। तुम बड़ी साइड ले रही हो इसकी। बहनें भाइयों की ही साइड लिया करती हैं। जेदी ने हिना की खुशामद शुरू कर दी। हिना, भाई को राखी बांध दो। फरीदा को भी फप्ती कसने का मौका मिल गया। बांध दूंगी, तुमको क्यों जलन हो रही है? हिना जरा गुस्से में आ गई। यहाँ राखी डिस्कस हो रही है, ये सब इंडियन मूवीज का असर है। शाहिद ने हिना और फरीदा की तकरार में हिस्सा लिया। तुम इतने मुहब्बिल वतन पाकिस्तानी ना बनो, मुझे तुम्हारा भी पता है। दीपिका पादुकोण की तस्वीर हर वक्त तुम्हारे वॉलेट में रहती है। जेदी ने इंकशाफ किया। शायद ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमको तो इंडियन मूवीज से नफरत है। हिना ने हैरान होकर पूछा। ऐसे ही बकवास कर रहा है। मेरी पसंदीदा हीरोइन तो मधुबाला है। हिना के सामने शाहिद ने जानबूझकर मधुबाला का नाम लिया। मधुबाला तो कब की मर खप गई है, हिना बोली। फनकार कभी नहीं मरता। मुगले आजम की अनारकली को भला कौन भुला सकता है? मुगले आजम एक सदाबहार फिल्म है जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी। फिर 50 साल बाद इसको रंगीन किया गया तो इस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ और फिर इसकी मकबूलियत हुई जिस तरह ये ब्लैक एंड व्हाइट में हुई थी। तुमने तो लगता है फिल्म मुगले आजम पर पीएचडी कर रखी है। हिना शाहिद की मालूमात पर हैरान थी। मेरे अब्बू को पुरानी फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी है। तुम्हारे अब्बू को पुरानी फिल्मों में तो दिलचस्पी है, मगर पुराने रिश्ते नातों को तुम्हारे अब्बू ने कभी याद नहीं रखा। हिना ने चोट की तो शायद खामोश हो गया। जेदी और फरीदा को हिना की इस तंज की समझ नहीं आई। चौधरी साहब, जैसे ही हिना के पेपर खत्म हो आप इसको घर बुला लें। ये ना हो अब वो कहे मैंने आगे भी पढ़ना है। ठीक है, उसके पेपर्स तो हो लेने दो। अब उसको मजीद आगे पढ़ने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। चौधरी रबनवाज ने नरगिस की हाँ में हाँ मिलाई। अगर हिना आगे पढ़ना चाहेगी तो ज़रूर पढ़ेगी। सकीना ने भी अपना फैसला सुना दिया। ये फैसला मैं करूंगा कि हिना आगे पढ़ेगी या नहीं। मैं हिना का बाप हूँ। भाई साहब, आप ना तो अच्छे भाई बन सके और ना ही अच्छे बाप। सकीना, तुम्हारे तानों से मैं तंग आ गया हूँ। तुम हर वक्त मुझे कचोके लगाती रहती हो। भाई साहब, मेरी रूह पर जो जख्म आपने लगाए हैं उनका कभी आपने हिसाब किया है? बंदे के मुकद्दर में जो कुछ लिखा हो उसको वही मिलता है। मेरा मुकद्दर लिखने का हक आपको किसने दिया था भाई साहब? मैं तुमसे गाफिल नहीं था, बस वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मुझे तो इस दिन एहसास हुआ जिस दिन मैंने तुम्हारे सर में चांदी देखी। मैं तो आपकी बहन थी, आपकी शरीक थी। आप तो अपनी बेटी से गाफिल हो चुके हैं। इतना अरसा हो गया उसे गायब हुए, आपने उसकी तलाश की? मैं गाफिल नहीं हूँ। मेरे दिल पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूँ। मैंने आसपास के सारे पिंड छान मारे हैं, पता नहीं वो कहाँ है। अगर मुझे पता चल जाए इसे किसने अगवा किया है तो मैं उसे इबरत का निशान बना दूंगा। मुझे कोई तावान मांगने के लिए फ़ोन ही करे, मैं हर कीमत पर अपनी बेटी हासिल करूंगा। चौधरी रबनवाज की आंखें जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को याद करके भीग गईं। अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है सबा एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। शहबाज बाप को तसल्ली देने लगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। नरगिस भी चौधरी रबनवाज की दिलजोई करने लगी। शहबाज और नरगिस को तो सबा का पता था, मगर चौधरी रबनवाज जिस आग में जल रहा था वो वही जानता था। कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाए तो महीने 2 महीने बाद सब्र आ ही जाता है। अगर कोई अपना गुम हो जाए तो सारी जिंदगी कांटों पर ही गुजरती है। सोते जागते बंदे को बेचैनी रहती है, हर दम जहन में उसका ख्याल रहता है। चौधरी रबनवाज के रोज़ो शब भी कुछ इसी अंदाज में गुजर रहे थे। चौधरी रबनवाज असरो सरूख वाला आदमी था, मगर सबा के मामले में वो बेबस था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसको ज़हनी अजियत देने वाला तो उसका अपना ही बेटा था, जिसमें ज़मीन की हवस अपने बाप से भी बढ़कर थी। क्यों ना होती, आखिर वो चौधरी रबनवाज का खून था। शहबाज की रगों में चौधरी रबनवाज का ही खून दौड़ रहा था। चौधरी रबनवाज की तो एक बहन थी, शहबाज की तो 2 बहनें थीं। अपने बाप की तरह चौधरी शहबाज की भी यही ख्वाहिश थी कि उसकी दोनों बहनें इस हवेली में घुट घुट कर मर जाएं। हिना पढ़ने में मसरूफ थी, जबकि फरीदा मोबाइल पर गाने सुन रही थी। हिना ने फरीदा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, मगर जब फरीदा के गाने ख़त्म ना हुए
तो हीना ने किताब बंद की और आकर फरीदा को कान से पकड़ लिया। हीना, मेरा कान छोड़ो प्लीज प्लीज। मैं तुम्हारा कान उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे कान खाना नहीं छोड़ोगी। हीना ने उसका कान मरोड़ते हुए कहा तो फरीदा चीखने लगी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे कान नहीं खाऊंगी, प्लीज मेरा कान तो छोड़ दो। फरीदा दर्द से कराने लगी। अब अपना मोबाइल और अपनी जुबान बंद रखना। हीना ने फरीदा का कान छोड़ दिया जो सुर्ख हो गया था। हीना किताब लेकर फिर पढ़ने लगी तो फरीदा ने भी किताब खोल ली और ऊंची आवाज में पढ़ने लगी। हीना फिर डिस्टर्ब होने लगी। तुम खामोशी से नहीं पढ़ सकती? हीना ने फरीदा को घूरा। जी नहीं, मुझे खामोशी से पढ़ने की आदत नहीं। मैं भी तो खामोशी से पढ़ रही हूँ। मैं खामोशी से पढ़ूं तो मुझे सबक याद नहीं रहता। अपनी अपनी आदत होती है। मैं फिर उठकर तुम्हारी आदत दुरुस्त करूं? हीना ने किताब बंद की और उठकर खड़ी हो गई। अच्छा बाबा, नाराज ना हो, मैं अब आवाज नहीं निकालूंगी। फिर हीना और फरीदा खामोशी से पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते हीना ने फरीदा से पूछा, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? फरीदा ने हीना के सवाल का कोई नोटिस न लिया और किताब को रट्टा लगाने में मशगूल रही तो हीना उठी और उसने फरीदा का कान पकड़ लिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मैं बोलूं फिर भी कान मरोड़ती हो, ना बोलूं फिर भी कान मरोड़ती हो। मैंने तुमसे पूछा ये शेर किसका है? कौन सा शेर? हीना ने फरीदा का कान जोर से मरोड़ा। अब आया कुछ याद? अच्छा, ये शेर तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई तीसरा नहीं होता। तीसरा नहीं, दूसरा। सैयद अजमल वाला दूसरा। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई तीसरा नहीं होता, ये शेर मेरा है। बकवास करती हो, ये शेर मोमिन खान मोमिन का है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। जनाब, शेर मेरा ही है, मैं साबित कर सकती हूँ। करो साबित। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर तो मोमिन खान मोमिन का है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई तीसरा नहीं होता, ये शेर मेरा है। हर वक्त बकवास करती हो, संजीदगी तो तुम्हारे पास से नहीं गुजरी। संजीदा बेगम, तुम तो हर वक्त मेरे साथ रहती हो। एक तो ये गालिब मेरी समझ में नहीं आता। गालिब या शाहिद? मैं गालिब की बात कर रही हूँ। हीना ने फरीदा को डांट दिया तो फरीदा खामोश हो गई। असवंत के खेतों में मजदूर मुंजी लगा रहे थे। शहबाज अपने करिंदे के साथ आया। असवंत और दिलबर इस वक्त खेत में पनीरी फेंक रहे थे। बाहर निकल आओ सारे, पहले जाकर मेरी लाभ लगाओ। शहबाज ने खेत की पगडंडी पर खड़े होकर मजदूरों को आवाज दी। चौधरी साहब, उस दिन मैंने आपकी 4 किले मुंजी लगा दी थी। आज असवंत की बारी है। बाबा जमाल मुंजी लगाते लगाते खेत से बाहर आ गया। ओए, जब तक मेरे 99 मरब्बे नहीं लग जाते तुम इसका एक तीला भी नहीं लगा सकते। शहबाज ने बाबा जमाल की सफेद दाढ़ी का भी एहतराम न किया। चौधरी शहबाज, चुप करके वापस चला जा। अगर मेरा मीटर घूम गया तो मैं इस कद्दू धान के लिए तैयार खेत में तुम्हारा कद्दूकश कर दूंगा। असवंत आस्तीने चढ़ाता हुआ शहबाज के पास आ गया। असवंत, मेरे सामने ना आया कर, मुझे पहले ही तुम पर बड़ा वट है। शहबाज ने भी आस्तीने चढ़ानी शुरू कर दी। चौधरी साहब, हाड़ का महीना है, सूरज सर पर है, हवा बंद है, इसलिए बड़ा वट है। दिलबर भी कहाँ खामोश रहने वाला था। तुम चुप रहो, मस्खरे, ज्यादा टै टै की तो जुबान गुद्दी से खींच लूंगा। शहबाज ने दिलबर का गिरेबान पकड़ लिया। चौधरी, तुम्हारी इज्जत इसी में है, इसका गिरेबान छोड़ दे, असवंत ने दांत पीसते हुए कहा। शहबाज ने असवंत की बात को कोई अहमियत न दी तो दिलबर ने अपना गिरेबान खुद ही छुड़ा लिया, जिसकी वजह से उसका कुर्ता फट गया। चौधरी साहब, बाबा जमाल नहीं जाता तो उसको उठाकर ले जाऊं? शहबाज का करिंदा बाबा जमाल की तरफ बढ़ा। गामू, बाबा जमाल को हाथ लगाए तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। असवंत ने शहबाज के करिंदे को खबरदार किया। तुम मेरे हाथ काट कर तो देखो, मैंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। गामू भी लड़ने को तैयार था। असवंत और शहबाज की तकरार बढ़ती गई तो दोनों गुत्थम गत्था हो गए। असवंत ने शहबाज को उठाया और धान के खेत में फेंक दिया। दिलबर ने भी गामू के साथ यही सलूक किया। अब असवंत शहबाज की गर्दन पर पांव रखकर उसकी गर्दन मसलने लगा और दिलबर गामू के बाजू को मरोड़ रहा था, जिसकी वजह से वो अधमुआ हो गया था। चौधरी, शहबाज और गामू मार खा खा कर बेहाल हो गए तो दिलबर और असवंत ने दोनों को छोड़ दिया। दोनों के सफेद कपड़े गाढ़े में लुथड़ गए थे। चेहरे पर भी मिट्टी की मोटी तय लग गई। अब दोनों पहचाने नहीं जा रहे थे। असवंत और दिलबर से जब दोनों मार खाकर गांव की गलियों से गुजर रहे थे तो कुछ इस तरह की आवाजें उनके कानों से टकरा रही थीं। ये कौन है? चौधरी शहबाज लगता है। इसको गोहर मिट्टी किसने फेरा है?
चौधरी शहबाज को लगता है होली खेल कर आया है। मुझे लगता है चौधरी शहबाज ने अपनी मुंजी खुद ही लगानी शुरू कर दी है। सब चौधरी शहबाज की तजलील से खुश हो रहे थे क्योंकि सब कमज़ोर लोग थे। वो खुद तो चौधरी शहबाज से उसकी ज्यादतियों का बदला नहीं ले सकते थे। अब असवंत की बहादुरी को सब दाद दे रहे थे कि कोई तो उस गांव में पैदा हुआ जिसने शहबाज की मिट्टी पलीद की, बल्कि मिट्टी उसके चेहरे पर भी मल दी। शाहिद की माँ की तबीयत अब कुछ बेहतर थी, मगर कमजोरी अभी भी बहुत थी। वो चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए शाहिद अपनी माँ को व्हील चेयर पर बिठाकर लॉन में घुमा रहा था। बेटा, काफ़ी दिन हो गए हीना नहीं आई, मेरा तो दिल उसके बगैर उदास हो गया है। जुलेहा ने गर्दन मोड़कर शाहिद की तरफ देखा। अम्मी जान, इम्तिहान करीब हैं, आजकल वो पढ़ाकू बच्ची बनी हुई है। किसी दिन लेकर आओ हीना को, मेरा उससे मिलने को बड़ा दिल कर रहा है। आना ना आना उसकी मर्जी है, मैं आपका पैगाम हीना को दे दूंगा। शाहिद व्हील चेयर को धकेलते हुए बोला। तुम मेरा पैगाम दे देना, वो मेरा पैगाम सुनते ही भागती चली आएगी। ठीक है अम्मी जान, मैं आपका पैगाम हीना को दे दूंगा। शाहिद दिल ही दिल में खुश होने लगा। शाहिद अब व्हील चेयर को बिल्कुल गेट के सामने लेकर पहुंच गया था। गेट खुला तो हीना अंदर आ गई। हीना को देखकर जुलेहा के चेहरे पर रौनक आ गई। शाहिद ने व्हील चेयर रोक दी। हीना, बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी मैं तुम्हारा ही जिक्र कर रही थी। जुलेहा ने हीना को प्यार दिया। आंटी, अब तो आप काफी बेहतर लग रही हैं, हीना ने जुलेहा के पुररौनक चेहरे को देखते हुए कहा। उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। शाहिद ने हीना को देखकर शेर पड़ा। हीना, मैं इतनी जल्दी जिंदगी की तरफ वापस पलट आऊंगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सब तुम्हारा कमाल है, जुलेहा ने कहा। आंटी, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करती हैं, इसमें मेरा क्या कमाल है। शाहिद, मुझे दो व्हीलचेयर, मैं आंटी को सैर करवाती हूँ। हीना ने शाहिद से व्हीलचेयर ले ली और व्हीलचेयर को धकेलने लगी। हीना, तुम कितनी अच्छी हो, मेरा तो दिल करता है तुमको अपनी बेटी बना लूं और हमेशा के लिए अपने घर ले आऊं। जुलेहा ने हीना के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा तो हीना शर्मा गई। फिर हीना की शाहिद से नजरें चार हुई तो हीना ने शर्म से नजरें झुका लीं। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर हीना ने नजरें उठाई तो देखा शाहिद गेट खोल रहा था। पूरा गेट खोलते ही एक सफ़ेद रंग की गाड़ी अंदर दाखिल हुई और पोर्च में आकर खड़ी हो गई। गाड़ी में से एक निहायत ही पुरवकार शख्सियत मालिक का शख्स बाहर निकला, जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल थी। कनपट्टियों पर सफ़ेदी साफ नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी पुरवकार और मचोर नज़र आ रहा था। हीना उस आदमी को गौर से देखने लगी, जैसे उसको पहचानने की कोशिश कर रही हो। हीना, ये मेरे अब्बू हैं। अब्बू, ये हीना है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी पढ़ती है, शाहिद ने तारुफ करवाया। अंकल, मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है, हीना दिमाग पर जोर देने लगी। बेटा, मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ, तुमने मुझे कहाँ देख लिया। शाहिद का बाप हैरान था। अंकल, मुझे याद नहीं आ रहा आपको कहाँ देखा है, मगर मुझे पूरा यकीन है मैंने पहले भी कहीं आपको देखा है। बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी तुम्हारी ये पहली मुलाकात है। मैं ज़िंदगी में तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा जिक्र अपने घर में मैं पहले भी कई बार सुना है। तुमने शाहिद की माँ की बड़ी हिदमत की है, जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। जुलेहा तो तुम्हारी तारीफें करती नहीं थकती। हाँ अंकल, याद आ गया, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, जवानी की तस्वीर। मेरी तस्वीर तुमने कहाँ देख ली, वो भी जवानी की? अपनी फुफो सकीना के पास। हीना के मुंह से सकीना का नाम सुनकर शाहिद के बाप को झटका लगा। तुम नूरपुर के चौधरी रबनवाज की बेटी हो? शाहिद का बाप अपने माजी को कुरेदने लगा। जी अंकल, हीना ने कहा। डैडी, ये किस्सा क्या है, आप हीना के वालिद को कैसे जानते हैं? शाहिद भी चुप न रह सका। सिकंदर, बताइए ना, ये क्या कहानी है? जुलेहा भी हैरान हो रही थी। अंकल, बताइए ना, आपका मेरी पुप्पो से क्या रिश्ता है? आपकी जवानी की तस्वीर क्यों मेरी पुप्पो के पास है? मैंने तो पुप्पो से बड़ा पूछा, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। आप बताइए, आप दोनों की कहानी क्या है? हीना भी पूछने लगी। सिकंदर खामोश था। सकीना चंद दिनों के लिए उसकी जिंदगी में आई थी। सिकंदर के माथे पर एक दाग था। पता नहीं इस दाग को बेवफाई का नाम देना चाहिए या बुज़दिली का। सिकंदर के माजी की फिल्म उसकी आंखों के सामने चलने लगी। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।